हेलो फ्रेंड्स, PYQ सीरीज़ में आज मैं जुलाई 2016 का नेट पेपर 1 का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटिंग दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। डैश इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर्स स्टार्टअप रूटीन। इसमें दिया हुआ है रिम, रीड इनिशियल मेमोरी। इसका मतलब है कि रिम क्या होता है, यह एक ऐसा है, अब रिम सब कंप्यूटर के अंदर बहुत कम स्पेस लेता है। रीड इनिशियल मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। रैम क्या होता है, रैम का कंप्यूटर मेन मेमोरी डिवाइस है जहाँ पर हम डाटा को तब तक सेव कर सकते हैं जब तक पावर सप्लाई होता है। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है, और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है और डेटा को जब पावर सप्लाई नहीं होता है तब भी रिटेन करके रखता है। अगला है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी क्या होता है, कैच मेमोरी बहुत फास्ट मेमोरी होता है जो कि बफर स्टॉक के रूप में काम करता है रैम और CPU के बीच। तो इसका आंसर होगा रोम, जो कि नॉन वोलेटाइल है और पावर नहीं रहने पर भी रिटेन करता है डेटा को। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग हम लोग जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन को हटाकर उसकी जगह पर नीति आयोग आया है मोदी गवर्नमेंट में। तो इसके बारे में हमें चुनना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है, इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दूसरा है, इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। तीसरा है, इट इज़ नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी। चौथा है, इट इज़ ए थिंक टैंक। तो ये इसका आंसर होगा कि यह यह ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये एक थिंक टैंक है जिसमें कि सभी स्टेट के मिनिस्टर्स और सब लोग मिलकर देश के विकास के लिए प्लानिंग करते हैं और उसके हिसाब से काम होता है। अगला है, द बेस्ट वे ऑफ प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज़ थ्रू। कैसे वैल्यू एजुकेशन सबसे अच्छे तरीके से कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है? तो पहला है, डिस्कशन ऑन स्क्रिप्चरल टेक्स्ट। दूसरा है, लेक्चर डिस्कोर्स ऑन वैल्यूज़। तीसरा है, सेमिनार सिम्पोजियम ऑन वैल्यूज़। और चौथा है, मेंटरिंग रिफ्लेक्टिंग सेशंस ऑन वैल्यूज़। तो इसका आंसर होगा कि वैल्यूज़ पर हम जब डिस्कोर्स या लेक्चर देते हैं तभी वैल्यू एजुकेशन सबसे अच्छे तरीके से दिया जा सकता है। तो इसका आंसर हुआ बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर वैल्यू अमंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन आर प्रमोटेड बाय नैक। अब इस बार के क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि सारा अप्लाइड टाइप का क्वेश्चन है जिसका आंसर ऑब्जेक्टिव एक नहीं है बल्कि आपके नॉलेज को अप्लाई करके इसका आंसर को ढूंढना है। तो नैक क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल। ये कॉलेजेस को एक्रेडिट करता है। तो इसमें क्या क्या है, कोर वैल्यू अमंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन आर प्रमोटेड बाय नैक। तो नैक क्या क्या प्रमोट करता है, कोर वैल्यूज़। पहला है, कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट। दूसरा है, फॉस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज अमंग स्टूडेंट्स। तीसरा है, इनकलकेटिंग वैल्यू सिस्टम्स अमंग स्टूडेंट्स। चौथा है, प्रमोटिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसमें कौन सा सही है? तो पहला में हम लेके चल रहा है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और बी में है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नैक का देखना काम नहीं है। नैक का काम है कि नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दे, ग्लोबल कॉम्पिटेंसी में स्टूडेंट्स ग्लोबली कम्पीट कर सकें, और तीसरा है कि वैल्यू सिस्टम स्टूडेंट्स में इनकलकेट हो। तो इसका आंसर होगा बी।
अगला क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में बी कंसिडर्ड हेल्पफुल इन डिज़ाइनिंग इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम। अब इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं जिसमें से हमें चुनना है। ये भी अप्लाइड टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, दूसरा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ लर्नर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, तीसरा एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, चौथा स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैकग्राउंड, पांचवा है इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब्ड ड्रेस कोड, और छठा है मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या कर रहा है कि विच सेट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में बी कंसिडर्ड हेल्पफुल इन डिज़ाइनिंग। तो इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए इसमें से हमें कौन कौन सा पॉइंट चुनना पड़ेगा। तो इसमें से हम पहला ठीक है कि प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर इन रेस्पेक्ट टू सब्जेक्ट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, फैमिली, ये नहीं ज़रूरी है इसमें। फिर है एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, ये भी लेंगे हम। फिर है स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैकग्राउंड, ये भी लेंगे। और इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब, नहीं, ये टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड नहीं है। अगला है मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारा काम आ रहा है। तो ये चारों जिसमें है वो हमारा आंसर होगा, तो ये बी है। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है। मैच द आइटम्स ऑफ द फर्स्ट सेट, मैच द आइटम्स ऑफ फर्स्ट सेट with that of the second set in respect of evaluation system, choose the correct code। मैंने इवेल्युएशन पर एक वीडियो बनाकर डाला है, आप उसको पढ़ लेंगे तो आपका इवेल्युएशन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज़ उसको पढ़ लेंगे आप। देख, इसमें 4 है इवेल्युएशन दिया हुआ, फॉर्मेटिव, समेटिव, फिर CCE भी दिया हुआ है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, एंड अगला है नॉर्म एंड क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन। तो अब हम एक सेट 2 में देखते हैं और उसको उस सेट 1 के साथ मैच कराएंगे। तो पहला है इवेल्युएटिंग कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट विथ रेगुलरिटी। ठीक है, तो ये जो है ये किसके साथ मैच कर रहा है, कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव। हम कहाँ देखते हैं, तो जब हम कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं तो हम उसका करिकुलर और नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ या एस्पेक्ट्स को देखते हैं, इसमें से हर एस्पेक्ट को देखते हैं। तो इसका मैचिंग इससे हो रहा है, तो इसको हम ऐसे किए। दूसरा है टेस्ट्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन ए ग्रुप एंड सर्टेन यार्ड स्टिक्स। ठीक है, तो ये दूसरा है जो कि किससे मैच कर रहा है, टेस्ट देयर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन ए ग्रुप एंड सर्टेन यार्ड स्टिक्स। ये नॉर्म रेफरेंस में होता है। और क्राइटेरियन में क्या होता है, क्राइटेरिया फिक्स होता है और जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो क्वालिफाई कर जाता है। तो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन IIT जैसे एग्जाम्स में होता है, जहाँ पर कि नंबर पहले से फिक्स हुआ होता है कि फिजिक्स में इतना आएगा, केमिस्ट्री में इतना, मैथ्स में आएगा, तो वो क्वालिफाई होगा। और ग्रुप एंड सर्ट नॉर्म रेफरेंस जो होता है वो ग्रुप में होता है, मतलब एक क्लास में जो रैंकिंग होती है और जो रिज़ल्ट होता है वो उसके आधार पर बेस्ड होता है। सो इसका आंसर ये होगा। फिर ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम्स इवैल्यूएशन, तो ये तीसरा जो है ये हम समेटिव इवैल्यूएशन में लेते हैं। क्यों, वो ये टर्मिनल होता है, फाइनल एग्ज़ाम के बाद इसमें रिज़ल्ट होता है। तो ये इसका आंसर ये होगा। ये बच गया ये क्विज़ेस एंड डिस्कशन टेस्ट, तो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में होता है, जहाँ पर हम मंडे टेस्ट या कोई भी टेस्ट लेकर स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। अगला है क्वेश्चन, अ रिसर्च इंटेंड्स टू एक्सप्लोर द इफेक्ट्स ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशंस। क्या करना है, इफ़ेक्ट देखना है जो कि मिड डे मील का इफ़ेक्टिव
ऑर्गेनाइजेशन में मदद कर रहा है। विच रिसर्च मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस स्टडी, इसके लिए कौन सा रिसर्च मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। तो पहला है हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड में क्या होता है कि हम उसमें ये कलेक्ट करते हैं गाइडलाइंस दैट, मतलब ऐसा टेक्निक और गाइडलाइंस को कलेक्ट करते हैं जिसको हिस्टोरियन यूज करते हैं रिसर्च हिस्ट्री रिसर्च करने में। तो हमको मिड डे मील का हिस्ट्री नहीं रिसर्च करना, इसलिए ये नहीं चलेगा। डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड में क्या होता है कि पॉपुलेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं एक्यूरेटली एंड सिस्टमेटिकली, ये भी नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम रिसर्च करते हैं और एक्सपेरिमेंट कर कर कंक्लूज़न निकालते हैं, ये भी नहीं। हमको इसका इफेक्ट पॉसिबल फैक्टर फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें क्या है कि पहले मिड डे मील चला लिए तो हमारा यहाँ पर आएगा एक पोस्ट फैक्टो मेथड, जो क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन जब कब स्टार्ट होता है, जब वो घटना घट चुकी होती है या फैक्ट अकर हो चुका होता है। इन्वेस्टिगेशन जब रिसर्चर शुरू करता है तो उसके इंटरफेरेंस के पहले ये मिड डे मील का सारा कुछ हो चुका है ऑर्गेनाइजेशन, अब उसके बाद उसको रिसर्च करना है, इसलिए ये मेथड होगा यहाँ एक पोस्ट फैक्टो मेथड। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव। फिर ये अप्लाइड टाइप का आ गया। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच कंसिस्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। इसमें से कौन सा 5 फैक्टर्स दिए हैं, 6 दिए हैं, इसमें से पॉसिबल फैक्टर्स को चुनना है जो कि टीचिंग के इफेक्टिवनेस में मदद करते हैं। तो पहला है टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, दूसरा है टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट तो हम लेंगे, ये तो अब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। टीचर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये नहीं फ़र्क पड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर, ये भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ फ़र्क किससे पड़ता कम्युनिकेशन स्किल टीचर का फ़र्क पड़ता है, कैसे टीचर बात कर रहे हैं, ये इससे स्टूडेंट के लर्निंग पर इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर तीसरा है टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज़ द स्टूडेंट्स, ये भी मैटर नहीं करता है। टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, ये भी नहीं मैटर करता है। टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजैक्शन, ये मैटर करता है, इसलिए यहाँ का आंसर ये होगा। अगला है द यूज़ ऑफ टीचिंग एड इज़ जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ। टीचिंग एड का यूज़ कहाँ क्यों जस्टिफाइड है, तो पहला ऑप्शन है अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम, दूसरा है मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम, तीसरा है ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और चौथा है इफ़ेक्टिव इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को इंगेज करने में काम आता है। अगला क्वेश्चन है द क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स में बी कंसीडर्ड क्रिटिकल। तो इसमें है डाटा कलेक्शन विथ स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल्स, सैम्पलिंग डिज़ाइन विथ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, डेटा कलेक्शन विथ बॉटम अप empirical evidences, data gathering to take with top the systematic events। तो इसका आंसर होगा डेटा जब भी हम कलेक्ट करेंगे तो बॉटम अप मतलब नीचे से शुरू करेंगे और उसका एविडेंस को देखते हुए, इसलिए इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है Which of the following is an initial mandatory requirement for pursuing research? इसमें से कौन सा सबसे अहम रिक्वायरमेंट है रिसर्च करने के लिए? डेवलपिंग रिसर्च डिजाइन, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन, डिसाइडिंग अबाउट डेटा एनालिसिस प्रोसीजर, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस। तो इसका आंसर होगा बी, जो है कि रिसर्च क्वेश्चंस बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। द फॉर्मेट ऑफ थेसिस राइटिंग इज सेम एज इन, जैसे थेसिस का राइटिंग करने का फॉर्मेट
किसके तरह होता है? प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च पेपर और आर्टिकल नहीं, राइटिंग ए सेमिनार प्रेजेंटेशन नहीं, उसके जैसा भी नहीं होता है। ये रिसर्च डिजर्टेशन और फॉर्मेट ऑफ थेसिस एक जैसा होता है, इसलिए इसका आंसर होगा रिसर्च डिजर्टेशन। प्रेजेंटिंग ए वर्कशॉप ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स ऑफ। अब कम्युनिकेशन पार्टनर किस किस चीज़ से प्रभावित होता है? तो इसमें कुछ नए वर्ड्स आए हैं जिसको हम लोग पहले एक एक करके जानें। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग नियर टू, मतलब नज़दीक खड़े होके बोलना। यूटिलिटी, उपयोगिता। लोनलीनेस, अकेलापन। यूटिलिटी समझ गए, सीक्रेसी माने गोपनीयता। और डिसोनेंस का मतलब होता है कि लैक ऑफ एग्रीमेंट, लोगों के बीच में सहमति नहीं बनती। फिर यहाँ गोपनीयता, फिर असहमति। डिसेप्शन, डिसेप्शन का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ों को विश्वास दिलाना जो कि सही नहीं है। फिर है डिसिमिलरिटी, जिसे हम असमानता कहते हैं। डिसोनेंस हो गया लैक ऑफ एग्रीमेंट, और डिवायंस हो गया कि एन एक्शन जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे क्राइम। तो चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी एंड लोनलीनेस। इसका आंसर होगा कि नज़दीक है, उपयोगी है और अकेलापन है, तब कोई कम्युनिकेशन करता है। 14 क्वेश्चन नंबर, एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम। पहला क्या होगा? यूज़ ऑफ पेयर कमांड, मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट्स, अडॉप्शन ऑफ वेल इस्टेब्लिश्ड पोस्चर, बीइंग ऑथोरिटेरियन। तो इसका आंसर होगा adoption of well established posture। अगला क्वेश्चन है, every communication has to experience manipulated emotions, anticipatory excitement, the issue of homophiles और status dislocation। तो इसका आंसर है every communicator has anticipatory excitement। Imagine you are working in an educational institution where people are of equal status. Which method of communication is best suited and normally employed in such a context? इसमें क्या होता है कि जब आप लोग सेम लेवल पे सब लोग होते, इक्वल स्टेटस में होते हैं, तो कम्युनिकेशन जो होता है वो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होता है। ये ट्रांसमिशन सेम लेवल के बीच में इनफॉर्मल टॉक होता है। दूसरा है वर्टिकल, जिसका मतलब होता है कि सुपरवाइजर जब अपने सबऑर्डिनेट को कुछ कहते हैं तो वो वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपस में बात करते हैं। और क्रॉस कम्युनिकेशन जब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, वहाँ पर कोई हायरार्की नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, जहाँ सब लोग एक लेवल के होते हैं। अगला है, आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज़ टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ वाइल एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम। एक क्लासरूम में टीचर जब एड्रेस कर रहा है तो वो किस चीज़ का ध्यान रखता है? अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, मतलब बहुत नज़दीक न चला जाए, इसका ध्यान रखता है। वॉइस मॉड्यूलेशन, रिपीटेटिव पॉज या फिक्स्ड पोस्चर। वॉइस को मॉड्यूलेट मतलब चढ़ाव उतार वॉइस का, या फिर एक बार बार रुकता है, या फिर एक फिक्स्ड पोस्चर। तो इसका होगा वॉइस मॉड्यूलेशन, कभी तेज कभी कम, कभी धीरे से बोलकर वो क्लास का अटेंशन खींचता है। अगला है, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। एक अच्छे कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर है? मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल and comments of consolation, dialogue summary and self review, use of simple words, cool reaction and defensive attitude, personal statement, eye contacts and simple। तो बैरियर्स क्या क्या हुआ कि आप बहुत उसको समझाने लगे, जजमेंटल हो गए या कमेंट्स देने लगे, तो इससे कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होता, ये बैरियर हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है द स्टेटमेंट द स्टडी डिज़ाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन द स्टडी डिज़ाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम particularly software applications and computer hardware refers to ये सारी चीज़ें किस चीज़ को रेफ़र कर रही हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कोलाबोरेटिव टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड डेटा टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारा आईटी का चीज़ है। अब अगला है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू CD रोम इज़ नोन एज। कॉपी फाइल को जब हम CD रोम में कॉपी करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को बर्निंग कहा जाता है। और जिपिंग क्या होता है? जिपिंग होता है कि सभी फाइल्स को एक सिंगल फाइल में रखना। और डिजिटाइजिंग क्या होता है? कन्वर्टिंग द सिग्नल्स और इंफॉर्मेशन जो भी आता है उसको डिजिटल फॉर्म में लाना। और रिपिंग क्या होता है? कॉपी करना। कॉम्पैक्ट डिस्क से जब कॉपी किया जाता है उसे रिपिंग कहते हैं इसका। लेकिन जब फाइल्स को CD रोम में कॉपी करते हैं तो इसे बर्निंग कहते हैं। थैंक यू।